नमस्कार, मी स्वाती घरोटे, माझी मैत्रीण जुही बेहारसोबत सृजन व्हिडिओजमध्ये आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते. सर्वप्रथम सर्वांना 75व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या आणि अमृत महोत्सवाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आज आपण जमलेलो आहोत प्रियदर्शनी सभागृह येथील लता मंगेशकर आर्ट गॅलरी येथे नाणे संग्रहक श्री अशोक सिंह ठाकूर यांचे नाण्यांचे विश्व जाणून घेण्यासाठी. चला तर मग त्यांच्या नाण्यांचा संग्रह बघूया आणि त्यांच्याशी गप्पा मारू. तत्पूर्वी सृजनतर्फे एक छोटीशी भेटवस्तू देऊन आपण अशोक भैयांचे स्वागत करू. बहुत बहुत थैंक्स आप. नमस्ते अशोक भैया. नमस्कार. आपके कॉइन्स की जो गैलरी है उसके बारे में मतलब बहुत देर से देख रहे हैं तो बहुत उत्सुकता थी उसके बारे में जानने की, तो जल्दी से शुरुआत करते ताकि हमको ज़्यादा पता चले आपसे. तो भैया मुझे वो सबसे पहला जो एक कॉइन दिख रहा है गंधार का, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? मतलब वो एक देखिए, ये जो हमारा कॉइनेज है ना इंडिया का, हाँ. भारत का जो कॉइनेज है, हाँ. वो इसी से शुरुआत होती है उसकी. अच्छा. जैसे हमारे यहाँ 16 जनपद थे. हाँ. 16 जनपद में पांचाल थे, मगध थे, काशी थे, सुरसेन थे, अशमक था, छेदी था. ये सबके अलग अलग कॉइनेज थे और वो सिर्फ चांदी के टुकड़ों पे ही कुछ मार्क उन्होंने किया था. अच्छा. पंच किया था, तो इसलिए इसको पंच मार्क कहा जाता है. अच्छा. हमारा सबसे पुराना जो कॉइन है वो गांधार का बेंट बार है. आज वो गांधार का नाम कांधार हो चुका है. आपने अगर महाभारत सुना होगा तो उसमें गांधारी जो थी वो गांधार की थी. बराबर. गांधार एक बहुत बड़ा जनपद था. तो हमारे हिंदुस्तान के जो सबसे पुराने कॉइन है वो यही है. तो यहाँ से हमारे कॉइन की शुरुआत होती है. हमें तब पता चला कि ये हमारे सिक्के हैं. इसको कॉइन यानी सिक्के होते हैं. ये तो पहले बार्टर सिस्टम था, हम अनाज या सब दे के आपस में व्यवहार किया करते थे. लेकिन यहाँ से हमारी हिंदुस्तान की कॉइनेज यहाँ से शुरुआत होती है, जिसे हम पंचमार्क का नाम देते हैं. अच्छा, तो मतलब वो सबसे पहला सिक्का है. सबसे पहला हम सिक्का उसी को मानते हैं. अच्छा. बेंट बार के नाम से जाना जाता है. हाँ. और ये सभी जितने सिक्के रखे हैं उनमें स्पेशल मार्क है. अच्छा. वो मार्क से ही हम पहचान सकते हैं कि कौन सा ये काशी का है, कौशल का है, मगध का है. तो मतलब वो हर एक इसके जो मार्क्स है उसके ऊपर से वो कौन सी सेंचुरी का है, कौन से सेंचुरी का है वो भी पता चलता है. और वो किस डायनेस्टी का है. अच्छा. हाँ, वो उसमें इससे पता चला. महाजनपद उस समय डायनेस्टी है, महाजनपद जनपद से बाद में मौर्य ने सबको जीत के महाजनपद बना दिया. फिर वो महाजनपद के नाम से. अच्छा. और ये सभी जो सिक्के हैं ये सभी सिक्के चांदी के बने हुए हैं. ये सभी सिक्के चांदी के टुकड़े पे ही बने हुए. सिर्फ मार्क्स में आपको बताना, सिर्फ जो मार्क. अब जैसे वो शाक्य का जनपद है. हाँ. शाक्य जनपद में भगवान बुद्ध के पिताजी शुद्धोधन राज करते थे. हाँ. तो उनका वो टिपिकल है. आप देखिए वो थोड़ा सा कटोरी टाइप का है, बीच में एक ही पंच है, तो वो दैट इज शाक्य जनपद. अच्छा. और ये जो इधर जो कॉइन्स है, देखिए इधर जो कॉइन है ना, ये सब अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के हैं. अच्छा. हमारे यहाँ उज्जैनी था पुराना नाम, कौशाम्बी था, हमारा विदर्भ था. तो ये उनके सिक्के हैं. हमारे विदर्भ के सिक्के हैं. ये अलग अलग डायनेस्टी के अलग अलग सिक्के हैं. फिर उसके बाद कुषाण डायनेस्टी हमारे इंडिया में आ गई. फिर ये कुषाण डायनेस्टी के सिक्के हैं. अच्छा. कुषाण तो बाहर से आए थे, लेकिन उन्होंने शैव धर्म को अपनाया. और उनके आप सिक्कों पे देखेंगे तो महादेव यानी शंकर जी नंदी के पीछे और ट्राइडेंट लेके त्रिशूल लेके खड़े. अच्छा. क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान में आके शैव धर्म को अपनाया और कई साल तक राज किया. अच्छा. इसीलिए. हाँ. और कुषाण लोग ये पहले थे कि जिन्होंने भारत में स्वर्ण मुद्रा सबसे पहले अंकित की. अच्छा. यहाँ पे नहीं है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा. कुषाण की स्वर्ण मुद्रा आगे रखी. ये वाले जो कॉइन्स है, तो ये कॉइन्स पहले आए हुए हैं और बाद में वो पंचमार्क है. नहीं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ. कॉइन की शुरुआत पंचमार्क से हुई. पंचमार्क से. तब तक तो वो आप देख रहे हैं कि कास्ट में आ गए थे. वो मैंने कास्टिंग करते थे. अच्छा. इसलिए उन्होंने वो कॉपर कास्ट नाम ही दिया था, कास्ट कॉपर. हाँ. तब कास्टिंग सिस्टम आ गया था, तब तक नहीं था कॉइन. अच्छा. इसलिए वहाँ पे मार्क होते थे और यहाँ पे कास्टिंग होता है. और जैसे मैं आपको बताया ना कि कास्टिंग कैसे होती थी, तो देखिए बहुत बड़ा उदाहरण है योद्धे गणराज का. अच्छा. ये दो जो मट्टी के यानी टेरिकोटा के मोल्ड है, ये मोल्ड में जो ऊपर वाला सिक्का है वो इसी मोल्ड से निर्मित हुआ है. अच्छा. तो पहले के ज़माने में पहले वो ऐसा मोल्ड बनाते थे, फिर उसमें मेटल डालते थे, फिर उसको खोलते थे तो वो सिक्का निकलता था। तो इसीलिए ये जानबूझ के मैंने वहाँ इसलिए रखा। अच्छा, मतलब ये सिर्फ मोल्ड है, दो मोल्ड है और जो ऊपर वाला है वो कॉइन है। अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा।
अब जैसे हमने बताया ना आपको कि जैसे चांदी के बने सिक्के, कॉपर के बने, और उसके बाद में स्वर्ण मुद्राएं बनी। लेकिन कुछ राजा थे जिन्होंने जस्ते के कॉइन भी बनाया, लीड के कॉइन, यानी लीड के कॉइन मिलना बहुत दुर्लभ होता है क्योंकि लीड बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसे भी राजा थे। सर आपने ये वाले सब कॉइन्स जो है, ये कॉइन्स कहाँ से कलेक्ट किए? देखिए, ये मैंने हकीकत अगर बताऊँ तो मैंने ये सब कॉइन हिंदुस्तान से नहीं, वर्ल्ड से जमा किया। अरे बाप रे। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का कॉइन बहुत सारा फॉरेन चला गया। अच्छा। मैंने कुछ फॉरेन के ऑप्शन से भी खरीद के कॉइन लाया है। अच्छा। और ये सिक्के एक जगह नहीं मिलते हैं, इसके लिए बहुत ढूंढना पड़ता है, बहुत घूमना पड़ता है, तब जाके ये कॉइन का कलेक्शन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे छत्र राजाओं का कॉइन है, हाँ हाँ हाँ। ये लोग पहले ऐसा रहता है जिन्होंने अपना बस्ट इस पे बनाया, अच्छा। यानी अपना चित्र उस पे बनाया, वो सिक्कों पे उनके चित्र हाँ, बने। एक राजा का चित्र है उसके ऊपर। इसके पहले कॉइन पर कोई राजा के चित्र नहीं हुआ करते। नहीं। लेकिन कुषाण लोगों ने सिस्टम शुरू किया था, कुषाण के कॉइन पे कुषाण राजाओं का बस्ट बना रहता था। अच्छा। और ये कॉइन्स सर? ये सातवाहन राजाओं के सिक्के हैं। ये विष्णु कुंडी, ये देखिए अलग अलग जब फेस चला ना। हाँ हाँ। तो जैसे पहले पंचमार्क आ गया, फिर अर्ली हिस्टोरिक आ गया, फिर अर्ली हिस्टोरिक आ गया, फिर मेडिवल कॉइन आया। अब देखिए ये मेडिवल कॉइन के हैं पूरे ये। हाँ। उसमें रणथंभ अब कश्मीर के कॉइन आ गए, ओहिंडा के कॉइन आ गए। ओहिंडा के कॉइन में आप देखिए तो नंदी बना हुआ है, देखिए उस पर फोकस करके देखिए, उस पर नंदी बना हुआ है। हाँ। और उस पर हिंदी में देवनागरी में लिखा हुआ है सामंत देव। अच्छा। ये परमार डायनेस्टी का है, ये प्रतिहार डायनेस्टी का है, ये चोला का है, राजा का सिक्का, ये वाघेलास का है। तो जैसे एज होते गई ना, एक डायनेस्टी के और जो चेंजेस आ गए, तो उन्होंने अपने सिक्कों को अलग सब चेंज कर दिया। मतलब आपको एक टेंटेटिव अगर हम देखें तो आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो उसी के चलते आप उसी में आ गए। देखिए, मैंने कभी हिस्ट्री पढ़ा नहीं ना, मैं कभी इतिहास का छात्र हूँ। अच्छा। मैं कॉमर्स से एम.कॉम BBA है मेरी डिग्री है। लेकिन ये मैंने कॉइन कलेक्शन करते करते पूरा हिस्ट्री जानिए, और थोड़ी सी फारसी और ब्राह्मी, ये सब मैंने थोड़ी सी सीखी है। अगर हम वो अगर नहीं जानेंगे तो हम उस पर लिखा क्या पढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि जो मुद्रा है ना, मुद्रा का शास्त्र है, हम उसको न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। अच्छा। मुद्रा शास्त्र। हाँ हाँ। तो ये भी शास्त्र है, अगर आप उसको पढ़ोगे तभी आप इसके बारे में जानकारी ये बता सकते हैं। बिल्कुल। अदरवाइज मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि हर सिक्कों पे फारसी है, लिखावट एक जैसी, तो आपको क्या पता किस पे समझ में ही नहीं आएगा कुछ। इसके लिए हमें थोड़ा सा जानना पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी हम इसके बारे में इतना डिटेल बता पाएंगे। ये सब अलग अलग ये सल्तनत आ गई बाद में। अच्छा। जैसे हमारे कई सल्तनत थी, मालवा था, गुजरात था, कश्मीर था, दिल्ली सल्तनत था, बहामनी था, जौनपुर सल्तनत था। यानी मुगलों के पहले का जो पीरियड था वो सल्तनत पीरियड था। जैसे हमारा ये जो चंद्रपुर था, ये गुलबर्गा इसमें आता था, गुलबर्गा सल्तनत बहामनी डायनेस्टी में आता था। अच्छा। तो हमारा यहाँ पर अभी भी बहामनियों के सिक्के उक्के मिलते हैं। अपने मालवा में बाज बहादुर उत्पत्ति का सुना होगा इतिहास में, ये उनके सिक्के हैं। अच्छा। ये गुजरात के सिक्के हैं, ये जौनपुर शर्की डायनेस्टी के सिक्के हैं, ये बंगाल का सिक्का है। तो सर ये भी सब कास्टिंग किए हुए? नहीं, तब तक तो ये कास्टिंग वाले सिक्के का दौर वहाँ खत्म हो गया। अच्छा। फिर उसके बाद वो इसके बाद में ये हैमर वाले सिक्के आ गए, यानी वो डाई बनाते थे, मेटल रख के उस पर पीटते थे उसमें। अच्छा। तब ये ऐसे सिक्के फारसी उसके ऊपर उनका जो मार्क है, वो मार्क वो हैमर पे रहता है? नहीं, हैमर पे नहीं रहता था, दो डाइयाँ रहती थी। अच्छा। एक नीचे वाली डाई और एक ऊपर वाली डाई। नीचे वाली डाई को फिक्स कर देते थे, ऊपर वाली डाई को हथौड़ी में पकड़ते थे, वो उस पर फिट रहता था। अरे क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग बर्तन में सांसी बोलते हैं पकड़ने के लिए, क्लैम्प पकड़ के फिर हैमर करते थे मेटल। तो कभी कभी सिक्के में हिल जाता था, तो कभी सिक्के में पूरी लिखावट नहीं आती, डाई अगर शिफ्ट होती तो नहीं आती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे वो इतना होते चला गया। और ये तो दिल्ली डायनेस्टी आप सभी जानते हैं, रसिया सुल्तान ने राज किया था। बलबन ने अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। उसके बाद में शेरशाह सूरी आए। लेकिन शेरशाह सूरी के आने में न्यूमिस्मेटिक के फील्ड में एक बहुत बड़ा क्रांति आ गई। अच्छा। क्रांति इसलिए आई कि सबसे पहले रुपया शब्द देने वाला जो शख्स था वो शेरशाह सूरी था। अच्छा। उसने इसके पहले जो सिक्कों का डाक पड़ेगी, तो टंका और अलग अलग नाम दिए। लेकिन इसने हिंदुस्तान में रुपया और पैसा का जो जनक था वो था शेरशाह सूरी। अच्छा। उसने फिक्स कर दिया कि 10 ग्राम के 11 ग्राम के सिक्के को रुपया
रुपया शब्द देगा। अच्छा, 5 ग्राम को आधा रुपया यानी 8 आना, यानी वो जो डिनोमिनेशन फिक्स करने वाला द ग्रेट था वो शेरशाह सूरी। यानी उसने वो करेंसी को, जैसे आज भी हमारी करेंसी क्या है? रुपया। रुपया। हाँ। तो रुपया का जनक कौन है? ये बहुत लोगों को कम मालूम है कि रुपया का जनक हमारा शेरशाह सूरी था। अच्छा, जो दिल्ली सल्तनत को जो बिलोंग दिल्ली सल्तनत को बिलोंग करता था, जिसने हुमायूं को हरा के कुछ साल के लिए सत्ता लिया था, बाद में उसकी डेथ हो गई। बराबर। और इसने बहुत अच्छे 3 काम किया था। एक, इंडिया में सबसे अच्छा जो पोस्ट ऑफिस आप देख रहे हैं, हाँ। पोस्ट ऑफिस का ने पोस्ट विभाग का निर्माता भी शेरशाह सूरी था। अच्छा। और उसने जो हाईवे रोड बनाया, हाँ। उसका भी जनक यही था, रुपया का। इसलिए इतिहास में 3 चीज की वजह से जाना जाता है। इसने बहुत अच्छी रोड बनाई, लाहौर से लेके पेशावर से लेकर दिल्ली तक की अच्छी रोड बनाई थी। अच्छा। और आज भी हमारे जो पुराने सिस्टम है ना, हम जिसको डाक बंगला बोलते हैं, हाँ हाँ। तो डाक बंगला शब्द इसी का है। क्योंकि जब वो डाक लेके जाते थे, रात में कहाँ रुकते थे, तो उसने छोटे छोटे वो बनाया कि भाई आप लोग यहाँ रुको। इसलिए वो शेरशाह सूरी का मुगल क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान। ये बहमनी सल्तनत है। बहमनी सल्तनत की खासियत ये होती है कि इनके सिक्के की कैलीग्राफी सबसे सुंदर मानी जाती है। कैलीग्राफी है ना, लिखावट। और हमारा जो एरिया था, खासकर अपना चंद्रपुर, ये उन्हीं के अंडर में था। यानी हमारे जो गोंड राजा पहले थे वो इनके अंडर में थे। इनका सल्तनत खत्म होने के बाद मुगल आ गया, तो फिर हमारे यहाँ फिर मुगल। सर, जैसे आपने बोला तो कहा था कि कुछ इसके ऊपर, सिक्कों के ऊपर फारसी लैंग्वेज में भी लिखावट की हुई है। ये जितने ये मैं आपको जितने सिक्के अभी सल्तनत के दिखा रहा हूँ, इसमें सब में फारसी लिखी। तो ये सब लिखावट पूरी फारसी में? सभी फारसी लिखी। अच्छा। तो आप इनके ऊपर का भी पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा? पढ़ सकते हैं। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा कि किसका है? बिल्कुल। उसमें राजा की पदवी लिखी होती है। अच्छा। और राजा का नाम लिखा होता है। वो सिक्का जहाँ से बना हुआ है उसको जर्ब बोलते हैं। जर्ब मीन्स टकसान। जर्ब ये फारसी शब्द है। अच्छा। तो उसमें वो लिखा रहता है, प्लस इसमें डेट लिखी रहती है कब बना हुआ है। ये सब सिस्टम शेरशाह सूरी के ज़माने से शुरू हो गया।